एक ऐसी डार्क ऑर्गेनाइजेशन जो सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। इल्यूमिनाटी, जिसका नाम सुनते ही सबसे पहला थॉट जो हमारे माइंड में आता है, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का जो कभी लोगों के सामने नहीं आती, पर फिर भी वर्ल्ड के हर एक डिसीजन पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। और उसका फेमस सिंबल आई ऑफ प्रोविडेंस भी कोई नॉर्मल साइन नहीं है। इसे पहली बार देखने से आपको लगेगा कि जैसे एक ट्रायंगल के अंदर एक मिस्टीरियस आंख आपको ही देख रही हो। लोग कहते हैं कि ये गॉड आई को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये साइन दुनिया को कंट्रोल करने का सिग्नल देता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इल्यूमिनाटी का डार्क पार्ट सिर्फ उसकी पावर है, तो आप गलत हो। थ्योरीज बोलती हैं कि उनका कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट्स तक नहीं, बल्कि कल्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड इकोनॉमी सब पर है। कई स्टार का सडन राइज, किसी कंट्री का कोलैप्स, किसी ट्रेंड का वायरल हो जाना। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नेचुरली नहीं होता, कहीं ना कहीं एक इनविजिबल पुश होता है, एक हिडन फोर्स जो डिसाइड करती है कि आप क्या देखोगे और क्या फॉलो करोगे। और सबसे वियर्ड बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट पिछले 250 ईयर से जिंदा है। कितनी सिविलाइजेशन आई, कितनी थ्योरीज बनी, लेकिन इल्यूमिनाटी का शैडो कभी नहीं हिला। कई लोग इसे मिथ बोलते हैं और कई रियलिटी, क्योंकि कुछ कहानियां एकदम प्रूव नहीं होती, वो बस एग्जिस्ट करती हैं। और इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। पर क्या इल्यूमिनाटी सच में एक सीक्रेट सोसाइटी है जो किसी डार्क रूम से दुनिया को बदलने की पावर रखती है? क्या किसी के फेम के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ होता है? और क्या इल्यूमिनाटी शैतान की पूजा करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इल्यूमिनाटी के डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि जो सब आज तक हमने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है वो सही है या फिर इसकी रियलिटी कुछ और ही है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सेंचुरी में, जब यूरोप बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जहां यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में, खासकर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, राजाओं का शासन था और लोगों के पास उनके राइट्स बहुत ही ज्यादा कम थे। और उस वक्त जर्मनी और इटली जैसे रीजन्स कई छोटे छोटे किंगडम्स और टेरिटरीज में डिवाइड थे और सोसाइटी में काफी ही ज्यादा इनइक्वालिटी थी। एक तरफ अमीर और पादरी वर्ग इंजॉय कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ आम जनता जैसे किसान और मिडिल क्लास लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये वो वक्त भी था जब यूरोप में लोग साइंस, लॉजिक और रीजन को पुरानी ट्रेडिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और इसी टाइम पे एनलाइटमेंट मूवमेंट भी ग्रो कर रही थी, जिसमें फिलोसफर्स और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सोचो, रीजन को फॉलो करो और सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन ये सब ओपनली कहना बहुत ही ज्यादा रिस्की था, क्योंकि पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी वक्त ईयर 1748 में जन्म हुआ जॉन एडम का, जो आगे चलकर एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की स्थापना करने वाले थे। जब एडम बड़े हुए तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलास्टर्ड में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर बन गए। उस वक्त यूनिवर्सिटी पर कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एडम ने खुद देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को रिलीजन के नाम पर लिमिट किया जा रहा है, उनकी साइंटिफिक सोच को सप्रेस किया जा रहा है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को कैसे डेंजरस बताया जा रहा है। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। एडम, जो पहले खुद एक जेसुइट थे, उस दौर में हर तरफ चर्च कंट्रोल से नाखुश थे। वो क्रिश्चियनिटी को रिलीजन ऑफ रीजन का विषय मानते थे और वो एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां सभी इंसान बराबर हों और उन्हें पूरी आजादी मिले। उनका मकसद था कि हर तरह की नॉलेज सब तक पहुंचे, जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर चर्च का पूरा कंट्रोल था। और वो चाहते थे कि सोसाइटी का फियर बेस्ड सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन ये सब ओपनली करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस वजह से उनकी जॉब भी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक आइडिया सोचा, एक ऐसी सोसाइटी बनाने का जो ये सब काम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से कर सकती थी। फिर इसी तरह 1 मई 1776 ये डेट हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जब एडम ने बवेरिया में 4 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा परफेक्टिबिलिटीज। और उन्होंने आउल ऑफ मिनर्वा को अपना सिंबल बना लिया। पर कुछ टाइम बाद उन्होंने ये नाम बदलकर ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया। इल्यूमिनाटी का मेन मिशन सिंपल था, लोगों को इग्नोरेंस से बाहर निकालना और उन्हें एनलाइटमेंट आइडियाज देना।
यानी कि सोचने की आजादी और लॉजिक यूज करना। इल्यूमिनाटी के अर्ली मेंबर्स मोस्टली स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जो क्वाइटली मिलते, बुक्स डिस्कस करते और सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके इस पर बात करते। इनका काम नॉलेज को स्प्रेड करना था, ना कि पावर को कंट्रोल करना। इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स अपने लिए सीक्रेट कोड नेम का यूज करते थे। ये मेनली सीक्रेट मेंटेन करने के लिए किया जाता था। पर जैसा कि हर रिफॉर्म मूवमेंट के साथ होता है, इल्यूमिनाटी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। प्रॉब्लम्स आई और 1784 में बवेरिया के रूलर्स को डाउट हुआ कि सीक्रेट सोसाइटीज पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज कर सकती हैं। गवर्नमेंट ने फियर एक्सप्रेस किया कि ये ग्रुप्स मोनार्ची और चर्च के इन्फ्लुएंस को वीक कर रहे हैं। इसी वजह से 1784 से 85 में बवेरियन गवर्नमेंट ने सब सीक्रेट सोसाइटीज पर बैन लगाना शुरू कर दिया। इल्यूमिनाटी के डॉक्यूमेंट सीज कर लिए गए और ग्रुप ऑफिशियल फॉर्म में बंद हो गया और एडम को भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर यहाँ पे मेन सवाल ये उठता है कि अगर ये ग्रुप ऑफिशियली बैन हो गया था तो आज भी ये कॉन्सेप्ट कैसे जिंदा है। तो जब इल्यूमिनाटी पर 1785 में बैन लग गया, ग्रुप ऑफिशियली टूट गया। उनके डॉक्यूमेंट्स जब गवर्नमेंट के हाथ लगे तो पता चला कि ये ग्रुप इतना पावरफुल नहीं था जितना कि लोग सोच रहे थे। गवर्नमेंट ने जब सब सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ पब्लिक वर्जन है और इल्यूमिनाटी के असली सीक्रेट अभी भी छुपा लिए गए हैं। और सोसाइटी में ये हवा चलने लगी कि इल्यूमिनाटी अब अंडरग्राउंड चला गया है। लोग सोचने लगे कि ग्रुप अब शैडो से काम कर रहा है और इसका रिजल्ट ये निकला कि ग्रुप खत्म तो हो गया था पर रूमर्स जिंदा रहे और इन्हीं रूमर्स ने इल्यूमिनाटी के नाम को भी जिंदा रखा। और फिर बैन के थोड़े साल बाद ही यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में। ये एक ड्रामेटिक पॉलिटिकल इवेंट था। तब कुछ राइटर्स ने क्लेम कर दिया कि इल्यूमिनाटीज ने रेवोल्यूशन को सीक्रेटली प्लान किया था। ये लोग मोनार्ची और चर्च को गिराना चाहते थे और पूरा यूरोप ही इनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। ये सारी चीजें प्रूफ के बिना कही गई थी पर लोगों को बिलीवेबल लगती थी क्योंकि इल्यूमिनाटी का सीक्रेट नेचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था और शायद लोगों को हिडन एनिमी का आइडिया भी पसंद आता था। 19वीं सेंचुरी में और भी राइटर्स ने इल्यूमिनाटी के वर्ल्ड को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जिसने इन मिथ्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। 20वीं सेंचुरी आते आते इल्यूमिनाटी का नाम एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी मिथ बन चुका था। कोल्ड वार्स, वर्ल्ड वार्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इल्यूमिनाटी से लिंक करना शुरू कर दिया। फिर 1960 से 2000 के बीच पॉप कल्चर ने इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया, जैसे नोवेल्स, एंजल ऑफ डीमंस एंड हॉलीवुड मूवीज जहां सीक्रेट सोसाइटीज दिखाई जाती थी और म्यूजिक वीडियो में भी जहां कहीं ट्रायंगल या फिर आई पिरामिड का यूज होता था तो इन सबको भी इल्यूमिनाटी से जोड़ लिया जाता। फिर इंटरनेट के बाद मीम्स, टिकटॉक, यूट्यूब और रेडिट ने भी इस मिथ को वायरल बना दिया। अब हर बड़े सेलिब्रिटी जैसे ये बेयोंसे एंड माइकल जैक्सन को भी कई लोग मजाक या क्यूरियोसिटी में इल्यूमिनाटी का मेंबर बोल देते हैं। तो इन सब बातों से क्लियर ये होता है कि इल्यूमिनाटी एक शॉर्ट लिविंग सीक्रेट ग्रुप था जो ऑफिशियली बैन हो गया था और उसका मोटिव भी वर्ल्ड पर रूल करना नहीं था बल्कि वो तो लोगों को फियर बेस्ड सिस्टम से बाहर निकालना चाहता था और फ्रीडम प्लस मॉरल वैल्यूज को लेकर एक सोसाइटी बनाना चाहता था। लेकिन जो आज के मॉडर्न टाइम पे इल्यूमिनाटी के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बेस्ड हैं जिनका कोई भी रियल प्रूफ नहीं होता और इस बात का भी कोई रियल प्रूफ मौजूद नहीं कि इल्यूमिनाटी आज भी एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर काम कर रहा है। इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट लोगों को शायद इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हिस्ट्री और इमेजिनेशन का ब्लेंड हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है।